शालिनी ने जो मैसेज विराज को भेजा था, हालांकि वो मैसेज ज्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन उन 5 शब्दों को पढ़कर ही विराज की हालत टाइट हो गई थी। भैया, आपका क्या ख्याल है? अब चूंकि शालिनी इतना कुछ कह चुकी थी, इसीलिए विराज जैसा कोई भी बेवकूफ अच्छे से समझ सकता था कि उसे शालिनी की बातों का जवाब देना होगा। जानवी भी विराज के जवाब का इंतजार कर रही थी। सनी और प्रखर का ध्यान भी खाने से हटकर पूरी तरह से विराज पर आकर अटक गया था। 10 मिनट की खामोशी के बाद विराज ने खाना खाते हुए जानवी के फोन पर एक मैसेज भेजा। जानवी, मुझे अच्छे से पता है कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो, लेकिन अभी ये समय हमारे लिए वो सब करने के लिए सूटेबल नहीं है। तुम्हें बहुत अच्छे से पता है कि मुझे मेरी फैमिली ने क्या मिशन दिया है, और उस मिशन के लिए सनी और प्रखर भी जी जान लगाते हुए मेहनत कर रहे हैं। मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे, हमारे और उनके कंसंट्रेशन पर कोई भी बुरा असर पड़े। उम्मीद करता हूं कि तुम मेरी बातों को समझोगी और मेरा साथ दोगी। विराज के मैसेज को पढ़कर जानवी ने एक लंबी आह भरी। तुरंत ही जानवी ने भी विराज को मैसेज किया। विराज, तुम बहुत ज्यादा सोच रहे हो। तुम्हारे घर आने का मतलब ये नहीं था कि मैं परमानेंटली आना चाहती हूँ। मेरे कहने का मतलब था कि क्या मैं कुछ दिन के लिए तुम्हारे घर आ सकती हूँ, जिससे मैं शालिनी को मेरे हाथ का खाना खिला सकूं। उस मैसेज को पढ़कर सिर्फ विराज ही नहीं, बल्कि सनी और प्रखर भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए थे। उन तीनों के एक्साइटेड एक्सप्रेशंस को देखकर जानवी ने उनके मजे लेते हुए कहा, ओ हेलो, तुम तीनों क्यों इतना एक्साइटेड हो रहे हो? मैंने कहा कि मैं शालिनी के लिए खाना बनाऊंगी, तुम तीनों के लिए नहीं। जैसे ही उन तीनों ने जानवी की ये बात सुनी, वैसे ही तीनों के चेहरे पर खामोशी छा गई थी और ऑकवर्डनेस के मारे तीनों भाई लगातार खांसने लगे थे। देखते ही देखते 2 महीने और बीत गए और इसी के साथ बर्लिन स्कूल ऑफ बिजनेस का सेमेस्टर भी खत्म हो गया था। देखा जाए तो विराज और प्रखर तो बर्लिन स्कूल ऑफ बिजनेस से सेमी ग्रेजुएट हो गए थे, लेकिन सनी को अभी एक और सेमेस्टर क्लियर करना था। बर्लिन स्कूल ऑफ बिजनेस में कोर्सेज कम समय का नहीं था, इसीलिए पूरी तरह से विराज और प्रखर भी ग्रेजुएट नहीं हुए थे। नॉर्मल ग्रेजुएशन के लिए उन्हें अभी भी 2 साल और पढ़ाई करनी थी। पता होना चाहिए कि विराज के मिशन के हिसाब से उसे 3 साल के अंदर अंदर जानवी के बिजनेस को 10 गुना ज्यादा बढ़ाना था, और अब उनके पास में पढ़ने लिखने का ज्यादा समय नहीं बचा था। अब समय आ गया था कि बर्लिन स्कूल ऑफ बिजनेस की पढ़ाई को अलग अलग बिजनेसेस में डालते हुए अपने मिशन को पूरा करें। जब विराज और प्रखर ने नया नया बर्लिन स्कूल ऑफ बिजनेस में एडमिशन लिया था, तब दोनों ही नौसिखिया थे और दोनों को ही बिजनेस के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। लेकिन वहां से पढ़ाई करने के बाद अब विराज के पास में जानवी की कंपनी के फ्यूचर प्लान्स पूरी तरह से तैयार थे। हालांकि विराज जानता था कि अगर वो सिर्फ जानवी की कंपनी पर ही फोकस करेगा, तो 3 साल के अंदर वो उसके बिजनेस को 10 गुना कभी नहीं कर पाएगा। उन्हें ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट वाले बिजनेस की ओर देखना था। लेकिन वो कहते हैं ना कि एक बड़ा पेड़ सबकी आंखों में अपनी अटेंशन छोड़ता है। ठीक वैसे ही बिजनेस की दुनिया में विराज के काफी दुश्मन हो गए थे। एक दिन जब विराज मीटिंग के लिए राणेजा बिल्डिंग जा रहा था, तब ऐसे ही विराज का मन किया कि क्यों ना एमजीएफ मेट्रोपॉलिटन का एक चक्कर लगाया जाए। जब विराज के कदम एमजीएफ मेट्रोपॉलिटन में पड़े, तो उसने देखा कि एमजीएफ मेट्रोपॉलिटन में काफी भीड़ थी। जब उसने एमजीएफ मेट्रोपॉलिटन की शुरुआत की थी, तब ऑफर के रूप में 50% का डिस्काउंट दिया था। उस बात को लगभग 3 महीने हो गए थे और अब ऐसा कोई ऑफर भी नहीं चल रहा था, लेकिन भीड़ उतनी की उतनी ही थी। इतनी भीड़ की उम्मीद विराज ने तो नहीं की थी। खैर, विराज अगर एमजीएफ मेट्रोपॉलिटन का ओनर था, तो साथ ही साथ वो एक कंज्यूमर भी था। सुपरमार्केट से कोका कोला की बोतल लेने के बाद विराज ने उस बोतल का पेमेंट किया और एमजीएफ मेट्रोपॉलिटन से बाहर आ गया था। लेकिन विराज ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जैसे ही वो एमजीएफ मेट्रोपॉलिटन से बाहर आएगा, एक आदमी रोते हुए उसके पैरों में गिर पड़ेगा। बेटा, शायद तुम ही इस एमजीएफ मेट्रोपॉलिटन के ओनर हो। जैसे ही उस आदमी की बात विराज ने सुनी, वैसे ही विराज ने उस आदमी को उठाया और बोला, जी हाँ, कहिए, मैं आपकी किस प्रकार मदद कर सकता हूँ?
साले निर्दयी इंसान, तुझे शर्म नहीं आती? अपने सुपरमार्केट में तू एक्सपायर्ड सामान बेचता है। मेरे बेटे ने तेरे सुपरमार्केट से एक्सपायर्ड सामान खरीदा था। आज मेरा बेटा हॉस्पिटल में पड़ा है, उसे कैंसर हो गया है। एक जवान जिंदगी कभी भी खत्म हो सकती है क्योंकि तूने तेरे सुपरमार्केट में एक्सपायर्ड सामान रख रखा है। जो भी उसे खाएगा उसे कैंसर हो जाएगा। तेरा क्या, तू तो पैसे कमा रहा है ना। जैसे ही उस आदमी के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही विराज एकाएक चौंक गया था। उसके बेटे ने विराज की सुपरमार्केट से सामान खरीदा और उसे कैंसर हो गया। अगर सामान एक्सपायर्ड भी था तो ज्यादा से ज्यादा फूड पॉइजनिंग हो सकती है, लेकिन क्या एक्सपायर्ड खाना खाने से कैंसर भी हो सकता है? विराज के सुपरमार्केट में ऐसा कोई सामान नहीं है जिसमें ऐसी कोई मिलावट हो और जो इंसान की हेल्थ के साथ कॉन्ट्राडिक्ट करे। उस आदमी की बात सुनकर भीड़ इकट्ठी हो गई थी और उस आदमी के शब्दों में इतनी पावर थी कि सभी लोग अब विराज के सुपरमार्केट की बातें करने लगे थे। यार, मैं तो हमेशा सारा सामान इसी सुपरमार्केट से खरीदता हूँ। मुझे लगा था कि ये सुपरमार्केट रिलायबल होगा, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ये लोग अपनी जेब भरने के लिए दूसरों की जिंदगी को मजाक समझते हैं। एकदम सही कह रही है तू। ये लोग जितने ज्यादा अमीर होते हैं उतने ही ज्यादा लालची भी होते हैं। मैं तो सोचती थी कि इसका ओनर बहुत ही काइंड हार्टेड है, लेकिन मुझे क्या पता था कि इस ओनर ने अपने चेहरे पर मुखौटा पहना हुआ है और ये पैसों के लिए लोगों की हेल्थ से खिलवाड़ करेगा। सच में बहुत ही शर्म की बात है। आज से मैं एमजीएफ मेट्रोपॉलिटन सुपरमार्केट से एक भी सामान नहीं लूंगी। क्या पता कल को मुझे कुछ हो गया तो। सही कह रही है, हमारा शरीर ही तो सब कुछ है। भले ही सुपरमार्केट का सामान अफोर्डेबल है और बाकी सुपरमार्केट से सस्ता है, लेकिन इसका सामान मिलावटी है, इससे कैंसर होता है। एक्सपायर्ड सामान बेचते हैं ये लोग। ऐसी जगह से कौन सामान लेना चाहेगा? जब विराज के कानों में लोगों की ये सारी बातें पहुंची तो अचानक से विराज के सर में तेज दर्द होने लगा था। तुरंत ही 2 बार खांसते हुए विराज ने पब्लिक से कहा, आप सभी लोग शांत हो जाइए, पहले मेरी बात सुनिए। ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप लोग सोच रहे हैं। हम तुम्हारी बात क्यों सुने? क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम्हारे सामान की वजह से सबसे ज्यादा असर छोटे बच्चों पर हो रहा है? ये मत कहना कि तुम्हें बहुत दुख है और तुम सारा सामान बदलोगे वगैरह वगैरह। अब हमें तुम्हारे जस्टिफिकेशन से कोई मतलब नहीं है। एक औरत ने तुरंत ही अपनी बुलंद आवाज में कहा। विराज की बात सुनने के लिए कोई भी तैयार नहीं था। एकदम सही कह रही हो तुम। इस आदमी में इंसानियत है भी या नहीं? अभी भी इस आदमी को सिर्फ अपना फायदा ही दिखाई दे रहा है। दूसरी औरत ने भी उस औरत का साथ दिया और विराज की बात सुनने से साफ इनकार कर दिया। इतनी छोटी उम्र में पैसे कमाना गलत बात नहीं है। आखिर देश की बुनियाद छोटे बच्चे ही रखेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम किसी की जान से खिलवाड़ करो, लोगों को बेवकूफ बनाओ। याद रखना बेटा, हराम का पैसा टिकता नहीं है। अगर उस छोटे बच्चे को तुम्हारे सुपरमार्केट का खाना खाने से कैंसर हुआ है तो तुम्हारे घर में भी किसी को वैसा ही कैंसर होगा। तुम्हारा कर्मा तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा। एक बुढ़ी औरत की बात सुनकर तुरंत ही विराज के मन में शालिनी का ख्याल आया, लेकिन उन लोगों की बात में सच्चाई बिल्कुल भी नहीं थी। एक आदमी के कहने पर वो लोग विराज को और उसके सुपरमार्केट को गलत मान चुके थे। हे लड़के, क्या तुम्हें पता भी है कि एक जवान बेटा ही घर का भविष्य होता है? तुमने तो बेचारे इस आदमी का घर ही उजाड़ दिया। बूढ़े आदमी ने बोलना शुरू किया और उसकी नजर उस आदमी पर गई जिसने सबसे पहले इस बात को उठाया था। भाई साहब, अगर आपकी जगह मैं होता तो इस निर्दयी ओनर से इलाज का सारा पैसा भी निकलवाता और इस आदमी को जेल भी भेजता। विराज अपनी बात रखना चाहता था, लेकिन देखते ही देखते भीड़ इतनी ज्यादा बढ़ गई थी और उनकी आवाज इतनी ज्यादा बुलंद हो गई थी कि अकेले विराज की आवाज में उन आवाजों को शांत कराने का दम नहीं था। लेकिन बाद में विराज ने भीड़ को शांत कराने की और अपनी बात कहने की कोशिश की, लेकिन जब भीड़ बेकाबू होते हुए नजर आई तो तुरंत ही विराज ने अपना फोन बाहर निकाला और एमजीएफ मेट्रोपॉलिटन के सिक्योरिटी मैनेजर को कॉल करके कुछ गार्ड्स जल्दी से जल्दी एमजीएफ मेट्रोपॉलिटन के बाहर भेजने के लिए कहा। ये सब करने के बाद विराज ने उस आदमी को देखा जिसने इस टॉपिक को उठाया था और तुरंत ही अपना मुंह खोलते हुए बोला, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये सब तुमने क्यों किया और किसके कहने पर किया।
लेकिन इतना ध्यान रखना कि तुमने जो कुछ भी किया है उसके अंजाम तुम्हें ही भुगतने होंगे। विराज को इतना परेशान होते हुए देखकर और भीड़ को बेकाबू होते हुए देखकर उस आदमी को अपनी हरकतों के लिए गिल्ट हो रहा था। लेकिन उसके बाद जो विराज ने उससे कहा, उसे सुनकर तो अब उस आदमी को डर लगने लगा था। उस आदमी का काम खत्म हो गया। वो जानता था कि अगर वो रुका तो उसके लिए सिचुएशन आसान नहीं होगी। इसीलिए भीड़ का फायदा उठाते हुए वो आदमी वहां से भागने लगा था। सिक्योरिटी मैनेजर ने तुरंत ही 4-5 गार्ड्स को एमजीएफ मेट्रोपॉलिटन के बाहर भेज दिया था। जैसे ही वो आदमी वहां से भागने लगा, वैसे ही विराज ने अपने सिक्योरिटी गार्ड्स को आवाज लगाई और सिक्योरिटी गार्ड्स ने उस आदमी को भागने से रोक लिया था। तुम यहाँ से जाना चाहते हो, लेकिन तुम्हारे लिए ये आसान नहीं होगा। तुम्हें थोड़ी देर यहाँ पर और रुकना होगा। मुझे अच्छे से सब कुछ बताना होगा और उसके बाद तुम आराम से जा सकते हो। विराज ने पीछे से उस आदमी से कहा। उन 4 बॉडीगार्ड्स ने उस आदमी को पकड़ लिया, तो उनकी पकड़ से उसका बचकर निकल पाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। ऐसे समय में उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता था, भीड़ के सामने इमोशनल रिएक्ट करना। छोड़ो मुझे क्यों पकड़ा है तुम लोगों ने? एक तो तुम लोग गलत करते हो और ऊपर से अगर कोई आवाज उठाता है तो उसके साथ ऐसा करते हो। मुझे छोड़ दो, मुझे मेरे बेटे को हॉस्पिटल में देखने जाना है। जाने दो मुझे। क्या तुम्हारे में इंसानियत नहीं है क्या? ये बोलते हुए वो आदमी छटपटाने लगा था। उस आदमी की बात सुनकर विराज ने तुरंत ही जवाब दिया, किस इंसानियत की बात कर रहे हो तुम? अगर तुम्हारी बात में इतनी ही सच्चाई थी तो तुम मौके का फायदा उठाते हुए भीड़ का सहारा लेकर भागने की कोशिश क्यों कर रहे थे? तुम यहीं रुको, तुम्हें मेरे सवालों का जवाब देना होगा। उस आदमी ने विराज की बात को पूरी तरह से नजरअंदाज किया और चिल्लाते हुए बोला, देखा आप सबने ये ओनर मेरे साथ किस तरह पेश आ रहा है? मैंने इसके सामने सच बोला तो ये मुझे भी नहीं जाने दे रहा है। मेरी क्या गलती है इसमें? मेरे बच्चे ने सुपरमार्केट से सामान खरीदा, उस खाने को खाकर वो आज हॉस्पिटल में मरने की हालत में है और ये आदमी मुझे भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। प्लीज आप लोग कुछ कीजिए, प्लीज। मैं एक आम आदमी हूँ, मिडिल क्लास परिवार से। मेरी औकात इन अमीरों के जितनी नहीं है। जैसे ही भीड़ ने उस आदमी के मुंह से निकले शब्दों को सुना, वैसे ही भीड़ का गुस्सा और ज्यादा उफान पर आ गया था। भीड़ को भी लगने लगा कि उस आदमी के साथ अन्याय हो रहा है। लड़के, कम से कम अब तो कुछ काम अच्छा कर ले। एक बेटे को अपने बाप से अलग करने वाला तू होता कौन है? छोड़ दे उसे, अपनी गलती मान ले। हमें इस एमजीएफ मेट्रोपॉलिटन के ओनर के सामने झुकने की या गिड़गिड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। इतने सारे लोगों के सामने ये ओनर उन अंकल के साथ क्या ही कर लेगा? सही बात है, इस ओनर से डरने की कोई जरूरत नहीं है। हमें मिलकर एमजीएफ मेट्रोपॉलिटन के खिलाफ लड़ना होगा। हम भी तो देखें कि इसका ओनर कितना कैपेबल है। क्या विराज इस भीड़ को शांत करवा पाएगा? अगर हाँ, तो कैसे? आखिर इस भीड़ को शांत करवाने के लिए विराज को क्या करना पड़ेगा? क्या विराज उस आदमी के झूठ का भीड़ के सामने पर्दाफाश कर पाएगा? आखिर इस सब में विराज की मदद कौन करेगा? क्या भीड़ को विराज की बात पर भरोसा होगा? क्या विराज का एमजीएफ मेट्रोपॉलिटन खतरे में आ गया है? क्या विराज अपने एमजीएफ मेट्रोपॉलिटन की इज्जत बचा पाएगा? जानने के लिए सुनिए कैश ऑन माई माइंड, ओनली ऑन पॉकेट एफएम।